स्पीक्स डेली के डॉक्टर जनता संवाद में मैं डॉक्टर राकेश महाजन अपने व्यूअर्स और पैनलिस्ट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जोड़ों की दर्द और डिफरेंट जॉइंट्स की दर्द। बेसिकली द वर्ड इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। शायद कोई ऐसा घर होगा जिसके अंदर कोई ना कोई सीनियर पीपल जनरल में जिनको ये जोड़ों की दर्द और जॉइंट्स पेन ना हो। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस, किसी एक बहाने से कि दूसरी से। इसी के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स, सीनियर एक्सपर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो हम लोगों से शेयर करेंगे और इसके बारे में जानकारी, एक्सपर्ट्स ओपिनियंस देंगे कि हमको एज ए जनरल पब्लिक इस जॉइंट पेन्स के अंदर करना क्या होगा। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर के गुप्ता, ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर के गुप्ता, यू आर वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर। और उनके साथ रहेंगे डॉक्टर विजय कुमार केरीवाल, ही इज आल्सो एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, सीनियर पर्सन। सर, यू आर वेलकम टू दिस प्रोग्राम। डॉक्टर विजय, thank you very much sir for giving this opportunity. both of you are welcome to our this program. सर, स्टार्ट करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों की दर्द, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ऑलमोस्ट एवरीबॉडी सफर्स फ्रॉम दिस इन वन और टू मेंबर, एनीबॉडी इन द फैमिली दे हैव द सफर्स. डॉक्टर गुप्ता, थोड़ा सा गाइड करोगे कि व्हाट इज दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें होता क्या है एंड हाउ टू टेक द मेजर्स. पहले आप इसको, हम लोगों को इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, फिर अगले करें. देखिए जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस एज द नेम सजेस्ट्स इटसेल्फ इज द जॉइंट की आर्थराइटिस होता है, पर ये आर्थरोसिस भी कहा जाता है क्योंकि दिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ वियर एंड टीयर्स. एंड osteoarthritis particularly is a problem of middle class or middle-aged people, not middle class, middle-aged people, and the process is an ongoing process which begins at the age of 45 plus. और जब ये शुरू होता है, most like in every joint in the body suffers from wear and tears, and so is the hip, so is the back, so is the knee. Lekin brunt of the problem is taken by the knees because we use the knees and put our body weight on the knees. So most commonly 70% of the patients in the OPD which we get to see are suffering from pain in the knees. Now as I said, so that जैसे मैंने कहा कि 45 years की एज के बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है. वो होता क्या है, सबसे कुछ जॉइंट्स में चेंजेस आनी शुरू होती हैं, जिनमें 5 चेंजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज की गई हैं. और जैसे कि जॉइंट में मोबिलाइल, या जिसको ग्रीज कहते हैं, या उसको लुब्रिकेंट कहते हैं, जो भी नाम दे सकते हैं, वो डिक्रीज होना शुरू होता है. उसके डिक्रीज होने से ये होता है कि जो cartilages हैं, they also starts drying up, cracking down, thinning, and wear and tear starts there. As the age progresses, the joint space mostly on the medial side, inner side of your knee joint, because that is the part of the joint where we mostly put the weight on. So if osteoarthritis we talk about is the medial compartment of the knee joint which takes the brunt of the process. And होता क्या है, उसमें irregularity joints में आ जाती है और joint space जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है. जी जी जी. और उसके बाद crackling sounds आप सुनते हैं, उसके बाद new bone formations होती हैं, and then there is a pain. As the again age progresses, there is a weakness of surrounding muscles, which adds to the problem. So, shortly speaking, in short, in brief, this is what basically osteoarthritis is. अब इसके symptoms हैं, वो अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि चलने में थोड़ा सा. डॉक्टर विजय, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस? नी जॉइंट्स के अंदर एक बड़ा कॉमन वर्ड तो आ जाएगी ऑस्टियोआर्थराइटिस, पर मेडिकली जब पेशेंट डॉक्टर लोग के पास आता है तो कोई कहते हैं इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है. सम टाइम वर्ड इज ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस.
आप हम लोगों को प्लीज समझाइए व्हाट दिस टर्मिनोलॉजी आर, और इनका मतलब क्या होता है। एक्चुअली ओस्टियोआर्थराइटिस तो एक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है जो कि एज के साथ वीर एंड टियर के साथ आता है, जिसे हम प्राइमरी कहते हैं। जी जैसे इट विल कम विद एज। एंड जो सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस होता है वो प्री एग्जिस्टिंग कोई जॉइंट डिजीज होती है, उसकी वजह से होता है। जैसे अलाइनमेंट ठीक नहीं है जॉइंट का तो अर्ली एज पे आ जाएगा, या जॉइंट को पहले से कोई बीमारी है तो उस केस में आ जाएगा। तो दैट इज गिवन द नेम सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस। जैसे टीबी का मरीज होता है, वो टीबी ठीक हो जाती है लेकिन वो जॉइंट को डैमेज कर जाती है। तो जॉइंट का जो उस टाइम जो आर्थराइटिस होता है दैट इज सेकेंडरी डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, नॉट प्राइमरी। जहां तक बात है ओस्टियो, जो हम पेशेंट को कहते हैं आर्थराइटिस इज ए डिफरेंट थिंग। जो ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोप्रोसिस है दे आर मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस। ओस्टियोमलेशिया जो है वो मोस्टली हम कहते हैं एडोलेसेंट में है, लेकिन ये एक गलत नोशन है। ये आमतौर पे अगर हम सर्वे करें तो ये एंडेमिक है। एवरीबॉडी सफरिंग फ्रॉम ओस्टियोमलेशिया। और खास करके आज के जो युग का जो कल्चर है कि हम सारा दिन अंदर बैठे रहते हैं, धूप में अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। तो आपने जैसे अब तो ये वाइडली प्रचलित हो गया, सबको पता लग गया कि विटामिन डी हर एक इंसान का कम है। और उसके अंदर क्या है, लथार्जी, हाथों में दर्द रहना, बाजू में दर्द रहना, जो टिपिकल ओस्टियोमलेशिया की बुक पिक्चर है कि पेल्विस पे ही असर करती है, वो बात नहीं रही है। ये सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ ओस्टियोमलेशिया, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। ओस्टियोमलेशिया जो उसकी एक ही खासियत है कि ओस्टियोमलेशिया जो है वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करता है। जितना तंग करता है उसमें दर्द ज्यादा होती है, लेकिन वो दवाई से ठीक हो जाता है विटामिन डी के हैवी डोज से। ऑन दी अदर हैंड ओस्टियोप्रोसिस जो होता है इट कम्स विद एज, इसने आना ही आना है। लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स हैं। ओस्टियोप्रोसिस के अंदर क्या होता है, बोन का इन मास डिक्रीज हो जाना। कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहता है, उसमें ज्यादा कैल्शियम दोगे, विटामिन डी दोगे, नहीं ठीक होगा जब तक उसके अंदर ओस्टियोप्रोसिस जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है उसको हम ठीक नहीं करते। जैसे लेडीज के अंदर आफ्टर मेनोपॉज बहुत कॉमन है, लेकिन अब जेंट्स के अंदर भी देखने को मिल गया है, वो भी प्राइमरी ओस्टियोप्रोसिस है। जो सेकेंडरी ओस्टियोप्रोसिस है दैट इज ड्यू टू some other factors like a patient taking steroids for a long time, पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनको 30 साल की उम्र पे ही ओस्टियोप्रोसिस हो जाता है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो ये लोग दर्द नहीं होता, ये सीधे फ्रैक्चर से प्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंस है ओस्टियोप्रोसिस, ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोआर्थराइटिस में। आमतौर पे डॉक्टर साहब देखा जाता है कि कोई पेशेंट आया, रास्ते में चलते हुए गिर गया और एक्सरे कराया तो डॉक्टर ने लिखा जी दिस फ्रैक्चर इज बिकॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। तो इसका मतलब यही है कि उसकी हड्डी कमजोर हो गई थी, गिरने से वो टॉलरेट नहीं कर पाई, इट इज अ फ्रैक्चर। यही एक हाँ, मैसेज मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हड्डी पहले टूट जाती है, गिरता बाद में है। अच्छा, सही बात कह रहे हैं, ये बात दैट सही मे है। बी ऑल इज बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर। हाँ, यस, वेदर दिस, और हमारे से ये पूछा जाता था वेदर जी, दिस फॉल इज बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर और फ्रैक्चर इज ड्यू टू फॉल। दैट्स वेरी इसका ट्रू एक्चुअली। इसे जी एल्डरली पीपल में फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर जो होती है, जिसको रिलेट किया जाता है इसके साथ, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ, उसमें गिरने से पहले ही फ्रैक्चर हो जाता है, वो गिरती जी बाद में है। तो आमतौर दैट पे इज ट्रू व्हाट विजय इज सेइंग। या आमतौर पे ओल्ड एज में, जैसे सर आपने बोला फ्रैक्चर नेक होता है, आमतौर पे ओल्ड एज पर्टिकुलरली लेडीज के अंदर ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि चूल्हा टूट गया है एंड शी कैन नॉट लिफ्ट इट अप और कैन या नॉट वॉक। हाँ तो हाँ, इसका मतलब क्या समझाइए एज ए टू ए लेमैन, एज ए प्रैक्टिशनर टू अस, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट शुड बी साइंटिफिकली इट मीन। देखिए चूल्हे आप का अगर मुझे पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, जी फीमर जो होती है उसका हेड होता है, हेड के साथ फीमर की शाफ्ट जो होती है जुड़ी होती है फीमर इज नेक द के बोन ऑफ साथ। थाई, थाई हाँ फीमर इज द बोन, बोन ऑफ थाई। थाई की बोन, हाँ थाई की बोन है। जी और जी इसका कूल्हे के साथ जो है वो जॉइंट जो है वो हेड नेक एंड शाफ्ट फॉर्म्स द फीमर इन टोटलिटी। तो नेक ऑफ द फीमर का फॉल जो नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर है, इट्स ए वेरी कॉमन फ्रैक्चर इन द एल्डरली पीपल। इट्स स्मॉल बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस एज वी हैव टॉक्ड अबाउट। एक छोटा सा भी झटका लगना या गिर जाना या छोटी सी चोट लगनी, उससे ये बड़ा कॉमनली फ्रैक्चर हो जाता है। और जी जी पेन इज द मेन थिंग, पेन कॉज करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स कॉज करती है, चल नहीं सकता।
और एवरी एल्डरली पर्सन जिसको ये हिस्ट्री हो उसको एक्सरे करवाना बहुत जरूरी है टू रूल आउट द फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। डू यू एग्री विद मी विजय जी? बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि जस्ट माइल्ड सा पेन होता है, पेशेंट चलता रहता है क्योंकि फ्रैक्चर इंपैक्ट कर जाता है, वो पता नहीं लगता, एक्सरे पे पता लगता है और 5-6 दिन बाद जैसे ही वो डिसइम्पैक्ट होता है सीवियर पेन स्टार्ट्स। तो ये जो फ्रैक्चर जो होता है, हिप फ्रैक्चर जो है वो मोस्ट कॉमन है, और उसके साथ जो दूसरी जगह जहाँ पे फ्रैक्चर होते हैं वो ऑलमोस्ट एक स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार वो साइलेंट होता है, पता ही नहीं लगता पेशेंट को क्या होता है, धीरे धीरे हाइट डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। या लेडीज के अंदर कलाई का फ्रैक्चर हो जाता है जिसे हम कोलसिस फ्रैक्चर कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है। कोलसिस फ्रैक्चर ये वो फ्रैक्चर है जिसकी इब्राहिम कॉलेज ने इसको डिफॉर्मिटी डिस्क्राइब करी थी जब एक्सरे भी नहीं निकला था, और आज एक्सरे निकलने के बाद भी वो 6 डिफॉर्मिटी वैसी की वैसी हैं। ये जो ऑर्थोपेडिक्स में मेजर फ्रैक्चर होते हैं इनको कहा गया है लाइक हार्ट अटैक इन मेडिसिन, ये स्ट्रोक ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। और पहले के जमाने में हिप बोन का फ्रैक्चर होना समझो कि डेथ वारंट आ गया पेशेंट का। लेकिन हाँ, ये बात सही है जो विजय जी ने कहा। देखिए, बात हम कर रहे थे कि फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर जो है वो गिरने से पहले हो जाता है। विजय जी ने सही कहा कि स्पाइनल कंप्रेशंस जो होती हैं वो अननोटिस्ड चली जाती हैं, कोई फॉल नहीं उनमें जरूरी है होना। लेकिन रिस्ट का जो कोलिस फ्रैक्चर है उसमें गिरता जरूर है, और वो अपना जिस्म का भार जो है ना, वजन, वो रिस्ट पर कलाई पर डालता है और उससे छोटे से झटके से ही फ्रैक्चर हो जाता है, बिकॉज द बोन्स आर ऑस्टियोपोरोटिक। जी जी, तो मतलब यही है कि यदि हड्डी कमजोर है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो छोटी छोटी मोटी इंजरी भी जो है दैट कैन बी द कॉज ऑफ फ्रैक्चर, जिसके कारण पेशेंट आमतौर पे गिर जाता है। दैट इज ट्रू सर, आमतौर पे कहते हैं ना, ये लोअर मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गया, और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं चुक पड़ गई है, मेरे से उठा नहीं जाता, एंड ही हैज टू बेंड एंड व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर विजय? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मैं परहेज नहीं करूंगा कहने से कि हम मेडिकल साइंस के पीपल भी अभी इग्नोरेंट हैं। ये इतनी कॉमन डिजीज है और इतनी डिसेबिलिटी करती है पेशेंट को कि अनफॉर्चुनेटली जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट आता ही नहीं है डॉक्टर के पास। बैक पेन होती रहती है, बैक डिस्कम्फर्ट होता रहता है। क्यों होता रहता है कि बैक की हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है वो अपने शरीर का वजन नहीं झेल पाती, एंड पेशेंट रिमेन्स ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल। उसे पता तब लगता है या तो मेजर फ्रैक्चर हो जाता है, या कोई डॉक्टर बेचारा जो है वो उसको डायग्नोज करता है कि व्हाई व्हाट इज द रीजन फॉर योर इल हेल्थ। तो ये होता है कि जो रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो शरीर का खुद का वजन नहीं झेल पाती। राकेश जी, राकेश जी, इफ आई कैन इंटरफेयर और से सो, आपने बात लफ्ज का इस्तेमाल किया था चुक पड़ जाना जी, जिसको हम चुक पड़ जाना कहते हैं, वो एक सडन पेन है, इट्स नॉट ऑन गोइंग पेन। वो एक सडन पेन है जो मस्कुलर इन नेचर है, जो होती है आप वजन उठाते हैं या झुक के काम करते हैं और एकदम उठते हैं तो आपको चुक पड़ जाती है, जिसको हम लेमैन टर्म्स में चुक कहते हैं। और वो दैट इज बिट डिफरेंट देन द फ्रैक्चर ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज वो फ्रैक्चर, जैसे विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो दर्द होती रहती है, पेशेंट चलता रहता है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दर्द होती रहती है। चुक में पेन बड़ी सीवियर होती है, और एक्सरे दोनों सिचुएशंस में मैंडेटरी हैं टू रूल आउट फ्रैक्चर एंड टू सी इफ देयर इज एनी अदर कॉज। यस, दैट्स ट्रू। चले डॉक्टर गुप्ता, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी उम्र 67 इयर्स है, मेरे दोनों घुटने पूरे रूप से सीधे नहीं होते हैं, हमेशा दर्द रहता है, खड़े होने पर दर्द होने लगता है, उपचार बताइए। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन टू द ऑडियंस। देखिए, 66 years old लेडी और मेल और फीमेल, व्हाटएवर इट इज, जो भी है, वही बात हो रही है
कि ऑस्टियोआर्थरोसिस डेवलप हो रहा है, wear and tears is coming on, it is already there, it is there. एंड दूसरी बात जो इन्होंने कही कि मेरी टांगें टेढ़ी हो रही हैं, मैंने अभी कहा कि जो ब्रंट ऑफ द ऑस्टियोआर्थरोसिस है, इट गोज ऑन द मीडियल साइड, इनर साइड ऑफ योर नी जॉइंट। तो वहीं पर जब अंदर के जो जोड़ हैं, जो आपका नी जॉइंट के दो जोड़ हैं, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है उस पर ज्यादा जोर पड़ता है, जब वो छोटा हो जाता है, उसमें स्पेस कम हो जाती है। स्पेस कम होने से आपकी टिबिया जो होती है, आपका जो लेग की बोन है, वो बोइंग पोजीशन लेनी शुरू हो जाती है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो नेचुरली this is osteoarthrosis, and it can be dealt conservatively as well as surgically, depending upon how much the discomfort it is the patient is having. Mainly ये काज क्या करता है, जनरली ये है कि ये दर्द क्रिएट करता है, सीढ़ियों ऊपर नीचे आने जाने में तकलीफ देता है। आदमी अगर आलती पालती मार के बैठ नहीं सकता आराम से। और जो हमारे पुराने जमाने में संडास होते थे, विच वी यूज्ड टू यूज, वहां पर नहीं बैठ सकता है। और नॉर्मली जो फर्श है, प्लेन फर्श है, उस पर चल सकता है ठीक ठाक, लेकिन अगर सड़क उबड़ खाबड़ आ जाती है तो उसमें दर्द होनी शुरू होती है। These are the main symptoms of this osteoporosis, and you can deal with them if it is early stages. You can deal conservatively by मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्वाड्रिसेप्स मसल का बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, और वो है एक्सरसाइजेस। ब्रॉडली स्पीकिंग, एक्सरसाइजेस, हीट ट्रीटमेंट, नी सपोर्ट and painkiller and analgesic creams. These are the 4 or 5. And on top of that, you have to modify your activities, daytime activities. Of 65 years, you have said that a patient of 65 years, that means his demands, daily demands, are not as much as it had it been a young person. So most of the time, you have to alter your living disciplines. आप छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्लश, आप बैठने जाते हैं, फ्रेंच सीट पर बैठने जाते हैं, तो वॉशरूम में आप एक उधर स्पोर्ट लगा दीजिए जिससे उठ सकते हैं आप आराम से। मॉडिफाई करना पड़ता है आपको अपनी थोड़ी सी एक्टिविटीज को, पर ऐसा नहीं है। But ultimately there is a surgery, there are injections, there are many things available nowadays for osteoarthritis. डॉक्टर विजय, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? एनीथिंग यू लाइक टू गाइड? मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस तो है ही है जी, लेकिन उसको प्रॉपरली असेस करके ये डायग्नोज करना कि वाकई ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 50 और 55 अगर हम एक्सरे करा के देखते हैं तो हर पेशेंट के एक्सरे में कोई ना कोई चेंज नजर आएगी ड्यू टू डिजेनरेटिव प्रोसेस, बट दैट डज नॉट डेफिनेटली मींस कि जो दर्द है इसी के कारण हो सकता। मैंने कई पेशेंट देखे हैं जो 65 की एज में भी रूमेटॉइड होता है जिनको, एंड दे रिस्पॉन्ड टू एंटी रूमेटिक ट्रीटमेंट। सरप्राइजिंगली दे आर परफेक्टली ऑलराइट though the changes are present in the x-ray. So a proper diagnosis has to be made that yes, this pain is because of osteoarthritis only. ठीक है। तो डॉक्टर जी, आपके स्क्रीन पे सवाल है, ये पढ़िए। हाँ बताइए। बेड रेस्ट पे हूं, घुटनों का हम डायबिटीज 20 साल से है ये जो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस 20 साल के पेशेंट हैं, बेड रेस्ट पे हैं। तो मैं ये इनकी हिस्ट्री मिलेगी तभी बता सकता हूँ कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि रूमेटॉइड के पेशेंट तो आजकल मेडिसिन को बड़े अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वेदर ही इज टेकिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और नॉट, एंड दे यूजुअली रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट इफ इट इज एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस। That is very true. The drugs treatment, medical treatment for rheumatoid arthritis is very effective.
But with these medicines, he has to have physiotherapy. And the best physiotherapy is hydrotherapy. Swimming करे, गर्म पानी में joints को रख के mobilize करे, joint को stiff नहीं होने देना. That is the main thing which I feel, whether it is a rheumatoid arthritis or whether it is osteoarthritis because of primary osteoarthritis or secondary osteoarthritis. I have seen in my clinics people telling that जी फलाने डॉक्टर ने ये कहा कि आप चला मत करो. That is wrong. That is not the good thing to do. You should always keep your joint mobile. More you keep it mobile, more you keep it workable, more you develop the muscles surrounding it, more you will benefit from it. मैसेज यही है कि mobility and exercise is a key point to keep our joints healthy. And secondly, in rheumatoid arthritis, one thing extra which is I want to add is, firstly, they should take proper dosage of the medicine. Dosage is very important. And secondly, their bones are weak, so they have to take extra amount of vitamin D and calcium. Their bones are as very soft, like a piece of paper, in severe form of rheumatoid arthritis, even at the age of 20. So strengthening of the bone by whatever means medical we advise, that is also a must. Dr. Vijay, there is another question. आप पढ़िए जरा. मेरे मित्र की पत्नी को ऑटो इम्यून डिजीज है, 37 वर्ष की उम्र है, प्रेगनेंसी होकर 6 महीने हुए हैं, जांघों के ज्वाइंट के पास कोई नब्ज दबने के कारण बहुत तकलीफ है, कोई उपाय? Now this person has written this question. This is a common question in pregnancy. She is having pain in the right aspect of the thigh. Now there are many reasons for this. If she has been taking steroids and other things, there can be AVN of the hip also, or it can be due to osteoporosis also, or there can be some problem with the spine also. So regarding treatment of such person, only after physical examination of the patient we can decide what is to be done. Pregnancy है तो no self medication should be done. Pregnancy है तो we will keep under observation of medical specialist, gynecologist and orthopedic surgeon, and whatever the fetal medicine has to be given, we will take care of that, that there is no medicine which can cause harm to the fetus if they want to continue with the medicine. Everything should be under medical supervision and observation. Because of pregnancy, उनको यही सलाह दी जाएगी. हाँ, कि खुद मेडिकेशन मत करें. देखिए सर, ऐसा है, very rightly, she is 37 weeks pregnant, and she should avoid taking medicine as much as possible. और आप heat therapy is a very good therapy to alleviate the pain. दर्द को दूर करने के लिए ये heat therapy is a very good thing. And secondly, rest as much as possible. Third, these analgesic creams can be used in these cases. But yes, 37 weeks is a third trimester. No, 37 age hai. Oh, beg your pardon. 37 years of age. Okay, beg your pardon. And that's a young lady. Yeah. इसी से रलता मिलता एक सवाल है कि आमतौर पे कहा जाता है कि गर्म पानी की पट्टी का. What is cold therapy and hot therapy in case of arthritis? Dr. Vijay? In fact, the cold increases any type of pain. In cold weather, usually these arthritic pains are more common. Heat itself gives relief in any kind of pain. And to some extent, there is not much scientific explanation for this. But psychologically, alternate cold and heat, patient many times feel some relief. But we do not have much scientific explanation for such like things. Right. Can I put my views about it? Sure, sir, doctor. Cold therapy, to my mind, has no role in osteoarthritis. As Dr. Vijay said so, yes, cold therapy is a good way of treatment in acute stages. Sprain होती है, आपको एंकल में स्प्रेन होती है, रिस्ट में स्प्रेन होती है, कहीं भी स्प्रेन होती है, या लोकल ट्रॉमा होता है, आपको चोट लग जाती है, to avoid that, a swelling should not come. Cold therapy
is a very good therapy for the first 24 hours to 48 hours. After that, whatever the circumstances, cold therapy has very little role. I know about one thing, backache. Backache used to be dealt with cold therapy. And Czechoslovakia, there are many centers where what they do is that they make the patient stand and there is a jet flow of ice cold water they throw on the back. Result is that the patient shivers so much that itself the muscle spasm goes away. And that is being treated till today in Czechoslovakia. But by and large, it has become a fashion of alternate cold and heat. I strongly believe that cold therapy is only meant for first 48 hours, and after that, it is a heat which definitely alleviates the pain. Dr. Vijay, you agree? These are my views. Yes, I agree. The cold therapy has got its importance only in cases of trauma in the first 24 to 48 hours, because if you heat that area, there will be vasodilatation and the swelling will increase. To decrease that, we applied cold therapy. Yeah. Only in traumatic cases. That is true. That is true. No role in it is the heat which helps and alleviates the pain. Yes, that's true. So, sir, there is another question by backache heat therapy is given only because the muscle spasm, it reduces muscle spasm. The cold therapy has no role per se, in chronic cases. Yes. There is another question, please. Dr. Vijay, पढ़ लीजिए आप. मैं 63 वर्ष की हूँ. 2 साल पहले शाटिका हो गई थी. अभी भी ठीक से नहीं चल पा रही हूँ. घुटने में हमेशा दर्द रहती है. रिटोज 90 लेती हूँ, दर्द कम हो जाती है. बाएं तलवे हमेशा भारी लगता है. उपचार बताएं. देखिए, इनकी जो प्रॉब्लम है, दैट डॉक्टर गुप्ता विल एग्री विद मी, इट इज मोर और लेस रिलेटेड विद द स्पाइन. सो दे शुड कंसंट्रेट ऑन द स्पाइन. Why there is a pain, and X-ray, MRI, I think bone density may be needed to find out whether she is osteoporotic at the age of 63. There may be some compression fracture due to osteoporosis, and after that, I don't think she is having much of the knee problem. So that sole heaviness is because of the spine problem. She should get investigating mostly for the spine, and I think with proper treatment, Ritose will not be required, which is a toxic drug for the kidneys. Yeah, I fully agree with Dr. Vijay that her problem is the back problem. And जैसे हमारी जब हम अपनी भाषा में कहते हैं, उनको या तो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, साथ साथ में डिस्क प्रॉब्लम्स भी हैं, और उनकी नसें जो हैं दबी जा रही हैं, तभी उनको हैवीनेस, सोल ऑफ द सोल में हैवीनेस फील होती है. Primarily, I think I agree with Dr. Vijay that it is the spine which she should take care of. And देखिए, अब 63 years old lady, she is in the house. She is going to do housework. That is the point. We have to see what is she going to do. She has to bend. She has to do all sorts of household work. तो उनको बैक केयर का एक बहुत जरूरी कंसल्टेशन चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट योर बैक एक, हाउ कैन यू सेव योर बैक फ्रॉम डिट्यूरेटिंग फर्दर. तो ये जो काउंसलिंग है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शी शुड अवॉइड बेंडिंग. उनको बेंड होना बहुत जरूरी हो तो करें, अदरवाइज बेंड नहीं होना चाहिए. जहां भी वो बैठे बिल्कुल इरेक्ट 90 डिग्री स्ट्रेट होकर, सीधा होकर बैठे. पीछे तकिया रख लें या कुशन रख लें, सो दैट शी शुड नॉट गो इनटू बैक एक. तो ऐसी कुछ चीजें, लिफ्ट, हैवी लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, कि हैवी पुशिंग नहीं होनी चाहिए, पुलिंग नहीं होनी चाहिए. और जब भी, अब देखिए औरतें हैं, शी हर साल 63 जाती होंगी वॉशरूम में, बाल्टी पानी की उठा लेती हैं. एक हाथ में बाल्टी की पानी उठाएंगे, यू आर पुटिंग स्ट्रेन ऑन योर बैक. उठाना है तो 2 बाल्टियां उठाओ,
बैलेंस बनाकर रखो, दैट इज मच बेटर देन पिकिंग वन। तो लेमैन की टर्म में उनको ये समझाना बहुत जरूरी है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर बैक बिकमिंग डिट्यूरेटेड फर्दर एंड फर्दर। Secondly, I very strongly believe that the household ladies, they should have a lumbar support. They should have a lumbar support, and not all the time. They can only use it when they are working. Otherwise, when they are resting, they can take them off. Heat therapy, they should apply some heat, and I think she will get better. Rather depending upon the medicines, which rightly Dr. Vijay said are rhinotoxic, they should take care by other means which are not chemical in nature. सर इसके साथ ये भी बता दीजिए कि पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके कारण हड्डियों पे क्या इफेक्ट आता है? जो पोस्ट मेनोपॉजल जो होता है उसमें दो तरह। डॉक्टर गुप्ता आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप कैरी ऑन करें, मैं मैंने That's why ऐसा है, जो पोस्ट मेनोपॉजल जो है ना, ये एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी यूजली होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि बोन डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ जाती है, बोन फॉर्मेशन कम हो जाती है। देयर इज ए बैलेंस गोइंग ऑन इन द बॉडी ड्यूरिंग यंग लाइफ। जितनी बोन कम होती है उतनी डिपॉजिट हो जाती है। इट इज जस्ट लाइक टेकिंग आउट कैल्शियम फ्रॉम द बैंक, मनी फ्रॉम द बैंक। 35 की एज पे जितना कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है उसके बाद में तो वो कम ही होता है। तो आफ्टर मीनोपॉज या किसी ने हिस्टेक्टमी कराई है, उफ्रेक्टमी कराई है, जो बच्चेदानी के साथ अंडेदानी भी निकलवा दी है, उन औरतों में क्या होता है कि उनको हम हार्मोन देते हैं शुरू में। और बहुत से ऐसे केस आते हैं जिनके 40 साल की उम्र पे जो हिस्टेक्टमी हो जाती है और अंडेदानी भी निकाल दी जाती है, तो आर्टिफिशियल इंड्यूस मीनोपॉज हो जाता है, पर उनको हार्मोन नहीं मिलते हैं। They go into severe osteoporosis like the natural osteoporosis, like natural menopause. तो menopause के अंदर हार्मोनल डेफिशिएंसी होने के बाद there is a misbalance between bone formation and bone destruction. Bone destruction बढ़ जाता है, bone formation कम हो जाती है। This is primary osteoporosis type 1। और 65 की एज के बाद जो आता है that is called senile osteoporosis, that is primary osteoporosis type 2। उसके अंदर क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन भी कम हो जाती है। तो वहां पे हमें वो मेडिसिन देनी है जो बोन फॉर्मेशन बढ़ाती हैं। जो आफ्टर मेनोपॉज जो आता है ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें हमने वो मेडिसिन देनी है जो बोन डिस्ट्रक्शन को कम करती है। डॉक्टर विजय, देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पिछले 10 साल से घुटनों में दर्द है, प्लीज पढ़िए। पिछले 10 साल से घुटनों में दर्द है, राइट साइड लोअर बैक से लेकर हिप में होते हुए घुटने तक बहुत दर्द रहता है। पिछले 3 साल से पैर जाम हुए पड़े हैं। प्री गैबालिन लेती हूँ और जिसमें थोड़ा बहुत चल फिर लेती हूँ। अगेन दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द ओल्ड एज, एज डॉक्टर गुप्ता हैज वेरी राइटली सेड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिकॉज ऑफ डिजेनरेटिव चेंज। अगर 10 साल पुराना है तो ये डिजेनरेटिव चेंज है, उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का एलिमेंट तो होगा ही होगा। So they should get their spine thoroughly examined, and if the pain is going, this is radicular pain typically, which she is saying कि घुटने तक आती है और नीचे जाती है, कोई ना कोई नर्व रूट है जो प्रेस हो रही है। तो she pregabalin से वो she has become used to taking pregabalin. This is a very good drug, but I think for chronic ailments, for medicine for such a long time, as far as they should be avoided. If they can be cured of surgery, surgery is very small these days, very safe. They should go to a spine surgeon or a good orthopedic surgeon. He will assess by doing all these routine investigation, x-rays. The bone density people do not give stress, but I give too much of stress, and also MRI and other investigation. If we find out the proper cause, it may be surgically curable disease, which this patient I will advise. They can go to the nearby person, whatever suits to them. डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। दिस पर्सन हैज नॉट mentioned what age group she or he belongs to, but we have, I think, dealt with this problem in the previous case, 63 years old lady, and this is similar to that one. The only thing which I will say so is pregabalin.
This is for, I have been in India now for the last 4 years, and only in India I have been seeing this pregabalin, gabapentin, and tramadol being used for pain. Nowhere abroad where I spent my most of life, these drugs are being used. Rather, I think जैसे विजय जी ने कहा कि you get used to it, इसका ऐसा अफेक्ट होता है कि addictive nature है इनकी, and you become addicted to taking these drugs, and they are hepato and nephrotoxic as well. I think pregabalin, as much should be avoided. They are good drugs. There is no doubt they relieve the pain, but at the same time they are also causing trouble in your other organs of the body. I rather avoid medicine as much possible and depend upon the other mechanical means by which you can deal with your problem of backache, knee pains, etc. डॉक्टर प्लीज थोड़ा सा हमको समझाएं कि व्हाट आर देयर अदर अल्टरनेटिव वेज, दैट आई मींस कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू कीप आवर बोन्स एंड जॉइंट हेल्दी. देखिए जी, to keep your bones and joints healthy, mobility is the main thing, and you should not refrain. You should not stay away from, say, long walks. When I talk about long walks, I'm not saying go for marathon. Daily routine should be that at least 4 to 5 kilometers one should walk. It's not must that you should walk fast or brisk walk. Walk casually, but keep your joints mobile. That's the main thing. And when you keep your joints mobile, there is an added benefit to the muscles. Muscles also get more circulation, more their toxic elements gets washed away. Physical activity is the main thing. Now, yes, lifestyle modification has to be done accordingly, depending upon how much you can do, but within your capacity. All things have to be done within your ability and capacity to do. यहाँ कहीं पकड़ कर चलने की जरूरत है तो पकड़ कर चलिए. ये नहीं है कि आप जबरदस्ती अपने आप को धकेलें और गिर जाएं और उससे आप डैमेज करें अपने आप को. वो नहीं चाहिए. Wherever you assess yourself, and every person is different from one to the other. Dr. Vijay. आपने बहुत ही अच्छा कहा है कि जो जितनी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आप अपने आप को नॉर्मलाइज रखो चलने फिरने के लिए. डोंट डिपेंड अपॉन एनीबॉडी एक्सेप्ट कैचिंग होल्ड ऑफ द रेलिंग. एंड आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बार बार मैं उस पर नहीं स्ट्रेस करूंगा. एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि कोई वक्त था जब हम कहते थे कि हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ये चीजें स्ट्रेस से आती हैं. नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डाउट दैट मैनी डिजीजेस, arthritis, rheumatoid especially, cancer, they are because of stress related. मेडिटेशन का बहुत रोल है. मेडिटेशन के अंदर व्हाट इज मेडिटेशन के वी रिलैक्स अवर माइंड, वी कीप अवे फ्रॉम अवर daily activities and just give rest to the mind. Mind needs rest also, and that should be a perfect rest, and that can come from different type of meditations. Yoga is nothing but a form of meditation. Spiritual health, that should be good. When your spiritual health is good, आपकी पेन स्कोरिंग जो है अगर आप 10 फील कर रहे हैं तो वो 3 पर आ सकती है, just due to this meditation and spirituality only. तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है, उसको भी फॉलो किया जाना चाहिए. ये जो दर्द जो होते हैं जब आप थोड़े से डिप्रेस होते हैं तो वही छोटा सा हेडेक आपको बड़ा लगता है, आप 1 ग्राम पैरासीटामोल खाते हैं, और जब आप खुश होते हैं अरे इतना तो सिर दर्द होता रहता है, क्या है, हो जाएगा ठीक अपने आप, कुछ भी नहीं लेते. तो अपने आप को खुश रखो, मेडिटेशन से रखो, स्पिरिचुअलिटी से रखो, उसका भी बहुत बड़ा रोल है. Along with this, sir, what are the other holistic measures to keep our pain away? आपने टॉपिक शुरू किया तो प्लीज इसको एलैबोरेट करिए कि व्हाट आर होलिस्टिक मेजर्स टू कीप आवर पेन अवे. होलिस्टिक मेजर ये है कि आप जिस भी धर्म में अपने आप को विश्वास रखते हैं उसकी साधना करें, उसको पूरी तरह से फॉलो करें,
अपना खान पान ठीक ढंग से रखें, सात्विक खाना रखें। हम ठीक है मेडिकल साइंस में कहते हैं कि नॉन वेज खाओ, वो खाओ, लेकिन मैंने देखा है कि जो वेजिटेरियन खाने हैं, मैं आई वाज इन गल्फ कंट्रीज, देयर पेपर यूज्ड टू कम अरब न्यूज, एंड यू विल नॉट बिलीव, despite Islamic countries, that paper always will appreciate vegetarian diet and they take non-veg daily. So अगर जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन. This is our age-old theory from our ancestors, our religious books. I think that is totally true. The role of fast is also there. In Ames, there was a Swamiji. They said that the science has proved that keeping 2 time fasting without taking water in a month is very good for health. And he said, हमारे तो जो धर्म में पहले कहा था कि 2 निर्जला एकादशी करते हैं, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, सदियों से कह रहे हैं. जो बात हमने सदियों से कही है वो आज साइंटिफिकली प्रूव हो रही है. Dr. Rakesh ji, if I can come in there in between, this is what Dr. Vijay is talking, is the holistic approach to the general health of the body being, well-being of the body. And your topic, you were talking about how can we holistically treat the pain. Now, and the answer to that is that pain is felt by the brain, it's the mind. It's a mindset. As very rightly Vijay said, you go into meditation, you change your scenario, you change your mind, take your mind away from the pain and get involved into anything, reading, watching film, or whatever other activities you are interested. You will feel that you will see that you are feeling less pain. तभी तो कहते हैं दिन तो गुजर जाता है, रात को दर्द आती है. रात को because there is nothing else to deviate your mind from. So deviation of mind, as Dr. Vijay is saying, that by meditation, yes, meditation is one way. Secondly, there is a question which has appeared over that pain in the ankle joint to the heel. This most probably, again, the patient has not mentioned that how old is he, but most likely it could well be a calcaneal spur or the high uric acid, or he should get, and there must, if it's a cause Raj seems, yeah, rheumatoid. These things have to be taken care of before we come to any conclusion. Age has not been mentioned, so we cannot. 36. Age is 36. Age is 36, and to say that osteoporosis, I think they should like get age is 36. Yes. Oh, yes. Beg your pardon. Age is 36. So he cannot have calcaneal spur. So that is out. He should see that if serum uric acid is high, or rheumatoid arthritis, as he's saying, or there's a old sprain, old ligamental injury. And osteoporosis at this age is surprising. If it is osteoporosis, they should find out the secondary cause of osteoporosis. Sir, what is the role of investigations in routine पे पेशेंट आता जी, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला जी एक्सरे कराओ, एमआरआई कराओ, ये विटामिन डी टेस्ट कराओ, कैल्शियम कराओ, तो इन सब चीजों का कितना रोल है इन जनरल और डिजीज स्पेसिफिक? डॉक्टर विजय. I leave it to Vijay to answer this question. I am very fond of these investigations. You will say why? That depends upon the patient duration of symptoms. If the patient is coming to me with back pain for the last 3-4 days, 1 week, 2 weeks, I will definitely go for my clinical observation and routine treatment without any much investigation except lumbosacral spine X-ray or simple ESR. But suppose if a patient is crying with huge pain, or the pain is there, I have seen patient coming with pain in the lumbosacral area for the last 10 years, 15 years. Their working capacity is decreased. In the morning, I saw the lady was coming, 47-year-old, near my house. Her husband was unable to carry her, and she was crying with pain. And you will not imagine, she has consulted 2-3 senior doctors of the topmost hospitals of the Delhi, because a notion has become, whenever patient goes for back, get MRI lumbosacral spine, and it's very painful.
that the role of X-ray has been totally ignored. Many things they are seen in X-ray, not in MRI. If you go, I will suggest you to go to a webinar by Ganga Hospital, Coimbatore, Dr. Raj Shekharan. He is a very good orthopedic surgeon and spine surgeon. He was the president of the World Orthopedic Association. So they were taking class on webinar on radiology. So he explained very beautifully what is the role of these simple X-rays in spine problems. You said I should go when there is a chronic problem in our country. Most of the people they are having when there is a chronic problem, either it is a disc, but disc has specific type of pain. But when pain is there in the gluteal area, I tell you, sacroiliitis is becoming more and more common than even disc, and it is diagnosed only on MRI. The X-ray will not tell, and many times to appreciate the rheumatic disorders, there are many joints which are inflamed, but they are subclinical form. There is no pain. So I prefer a bone scan that will screen the whole body. I have diagnosed these arthropathies, seronegative arthropathies, and other arthropathies, rheumatoid type, I mean, because of these bone scans. Because I found that many joints are remarkable. It is a polyarthritis disease, though the pain may not be there. So in these cases, MRI, X-ray, bone scan, and such patients, they usually have calcium deficiency. So depending on age, even bone DEXA bone scan will also help. And vitamin D and calcium, I definitely do. And I tell you one thing, while dealing with such cases, we have to rule out malignancy also. In old age, simple back pain, metastasis, and multiple myeloma are the common things which you usually miss, and they are diagnosed when the disease has spread beyond control. So keeping in mind the patient benefit, my own benefit, my own learning, and keeping in mind the Consumer Protection Act, I have to go for all these things in chronic patients. The role of an investigation depends on the duration, age, and comorbidities. So these are definitely their own role. And depending on, we can't make it a generalized कि हर पेशेंट में ऐसा नहीं करना, तो ऐसा क्यों कराया, तो ऐसा नहीं कराया. जैसे डॉक्टर विजय ने बताया, it has to be disease and person specific. और वही बात है कि 10 साल से बीमारी लेके घूम रहे हो, टेस्ट नहीं कराओगे तो कैसे पता चले. Sir, another question is, I think this is a vitamin D deficiency, जिसके कारण इस पेशेंट को दर्द हो रही है. And only thing is consult your doctors and teach the treatment or how to complete the vitamin D deficiency. धूप में बैठे ना थोड़ी देर, धूप में बैठे, धूप में बैठना शुरू करें जी. So what next question is, sir? पढ़ना जरा. Doctor, thanks for replying my query. I am 70-year-old lady. Spine MRI and other tests have been done. All neurological neuros have prescribed pregabalin for lifelong. I think for saying that you will have to take pregabalin lifelong, something is missing in this diagnosis. She needs to consult some other person because DEXA bone scan has not been done. And if it is osteoporosis, pregabalin can be taken away. She will respond to osteoporosis treatment definitely. देखिए डॉक्टर साहब, एक I may if I add to that, 70 years old lady, she had done her MRI, but she has not mentioned what MRI has shown. That is one thing. Most likely it is a degenerative changes with the disc problem, narrowing of the spaces in between. Therefore, now this is a common problem. And to be on pregabalin lifelong is not the answer at all. Absolutely not. I fully disagree with the neurologist, or neurosurgeon, whosoever it is. I don't agree with that. I also support Dr. Gupta for this. To say pregabalin lifelong only for those patients, here I will add, who I advise surgery and still they are hesitant, they don't go for surgery, they may keep on taking. There I don't have any option because they feel comfortable with that, so it is up to them.
अब कोई आदमी कहता है कि सर मैं तो 80 साल का हो गया, अब क्या सर्जरी करानी है, 2 साल जीना है, प्री गैबलिन खा के जी लूंगा, तो उसका तो कोई आंसर नहीं है ना। जी जी जी। So carry your message. It's all comprehensive treatment that includes the group of neurologists, orthopedician, physiotherapist, alternative medicines, holistic. All have their own role. And it could varies from patient to patient. Fully agree. ठीक है ना? When one person cannot take all the independent decisions, it has to be collective one. देखिए मैं एक बात ऐड कर दूंगा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जो बताया कि अब कई पेशेंट्स होते हैं, जैसे यही लेडी कह रही है कि मैं प्री गबलिन खाए जा रही हूँ। अरे बाबा, एक दवाई खाने से काम नहीं चलेगा, आपको फिजियोथेरेपी भी चाहिए, आपको हीट थेरेपी भी चाहिए, आपको शायद बैक सपोर्ट भी चाहिए। तो यू हैव टू अटैक द प्रॉब्लम with 3 or 4 I will tell you have to attack from 3-4 angles. सब चीजें इकट्ठी चलनी है, एक दवाई से काम नहीं चलेगा आपका, एक हीट से काम नहीं चलेगा आपका, एक लंबर सपोर्ट डालने से काम नहीं चलेगा, तीनों चारों इकट्ठी चलनी ही चलनी है। मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल का चेंज होना बहुत जरूरी है। Along with this holistic approach now these days, depression, stress, well, that is true. इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करूंगा to the panelist. I think you will agree with me. When you show to the first doctor in the corporate hospital and they advise you surgery, please take opinion of some government hospital also. Do not rush to surgery at all immediately. Many problems where surgery has been advised, they have been treated by medicine successfully. Well, I tell you something now, since you have opened up the Pandora box, is a Pandora box to me, and especially in the knee osteoarthritis of the knee. Keep it in mind, our time is short. We are. I know I am watching the watch. It is only 3 minutes left. जो आपने बात की है ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, they have to increase they have to procure the revenue. This is revenue bound indications के knee joint replace करवा लो. I agree with you. Yeah, these are unfaithfulness to your profession, and that is unethical. I will put it like that. One should see that patient needs or not. Moreover, आजकल का एक और बड़ा फैशन है, people because of the surgery is easily done, जो implants हैं बहुत safe हैं, surgery safe है, हर एक कहता है क्यों दर्द से हम जुले, चलें सर्जरी करवा लेते हैं, 2-5-10 साल जो जीना है आराम से काटेंगे। ये भी एक ट्रेंड है, and among those are the people who can afford. तो both ways it is working. कॉर्पोरेट वाले तो रेवेन्यू क्रिएट करना ही करना। पेशेंट का भी तो एक सोशल स्टेटस हो गया ना कि मैंने ट्रीटमेंट जो है वो 40s में कराया है, मेदांता में कराया है, वहां कराया है। इस बात को मैं थोड़ा सा हेजिटेट होके कहूंगा, लेकिन दे फील प्राउड कि मैंने वहां से कराया है। क्या हुआ है? No, I don't think so. This is a matter of pride, but yes, they do go for the surgery because they have to produce the revenue, and patients who can afford, they go. They say कि जब जीना है तो आराम से जीते हैं, क्या है सर्जरी, सेफ सर्जरी है, इम्प्लांट बड़ा 5-7 लाख की बात है, कोई बात नहीं। तो वो देखो आजकल पेमेंट तो इंश्योरेंस कंपनियां कर देती हैं, इंश्योरेंस कंपनी कर देती हैं, तो वो क्यों नहीं? हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। these factors are coming in practice as well also. Many people come with the hope that you will advise surgery, but I am not one of them. इतने सालों से सर्जरी के इंश्योरेंस वालों के पैसे दे रहे हैं, अब यदि पैसे नहीं निकालने या सर्जरी नहीं कराई तो क्या? हाँ बस बट नहीं, देखिए सर्जरी हैज इट्स बेनिफिट्स, नो डाउट अबाउट इट, बट वंस देयर इज कॉम्प्लिकेशंस, देयर इज नो गोइंग बैक। चाकू कहते हैं ना, एक बार चल जाए वापस उसकी वापसी नहीं होती। सर्जरी जब तक ठीक हो, अनइवेंटफुल रिकवरी हो, वो ठीक है।
अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन हो गई, सारी जिंदगी का लेना देना हो जाता है. बट दैट्स ऑल विद I'll close the discussion. I think time is coming Sir, up. now we are coming to our end of the sessions. So just my one there is question. I have tried, sir. क्या लिखेंगे? Still you experience knee pains. I have tried vitamin D and yoga, but still I feel pain. So in this case, it will depend upon the age of the patient and since how long pain is there, how much it is incapacitating, then the proper decision will be taken. Now, vitamin D3 will not take the pain of the knee away. Neither the little yoga will do. She has to see the our orthopedic surgeon and get other things done. For the kneecap, she might be needing kneecap. She might be needing requiring physiotherapy of quadriceps exercise. She should, vitamin D and simple this yoga is not going to take care of. Sir, in the end, I will like to thanks my panelists, both Dr. Vijay and Dr. Gupta. But let me tell you that this is our awareness program to make interact with our viewers regarding the disease pattern. कि होता क्या है, what are different type of pathies which are available like allopathy and now upcoming alternative systems of medicines along with the holistic approach. This is just a discussion how to tackle the disease part. It is not with the views against anyone or any in the favor of anyone. It is a holistic approach, and now we know it has to be collective approach. With everything, allopathy has its own role, other pathies has its own role, and all are equally good depending upon the stage of the disease, what the pattern is, and individual variations. With this, I thanks my panelists, and in future we will like to interact again with this program. Thank you very much. मेरा राकेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है विजय जी से, मैं पूछना चाहूंगा अगर 1 or 2 minutes कैन बी गिवन. विजय जी, हाँ विजय जी, एक जो चीज मैं नी में स्पेशली नी और बैक में की बात कर रहा हूँ, मैं तो 3-4 साल से इधर हिंदुस्तान में आया हूँ. हर व्यक्ति जो आता है वो कहता है जी डॉक्टर ने कहा गैप बढ़ गया है. ये गैप बढ़ जाना ये क्या चीज है, मुझे अभी तक पता नहीं चला है. गैप बढ़ गया है जी, आपके जोड़ में गैप बढ़ गया है. एक्चुअली गैप कम होना चाहिए. वो डॉक्टर ने गैप कम कहा है तो भी वो कहेगा गैप बढ़ गया है. ये एरर ऑफ कम्युनिकेशन है. तो दूसरा ये बताऊं, क्या पेशेंट पूछने लग जाता है मेरी हड्डी में क्या है. अब उसको टेक्निकली हम क्या बताएं, वो डॉक्टर जो है वो कह देते हैं तेरा गैप घट गया है या बढ़ गया है, और वो लेके इस बात को जहां तक गैप घटता है वो तो सेंसिबल चीज है, क्योंकि कार्टिलेज खत्म हो गया और जॉइंट स्पेस कम हो गई. पर गैप बढ़ जाता है, ये बढ़ कहां से जाता है ये नहीं अभी तक मुझे नहीं समझ आया, और हर व्यक्ति यही कहता है. आप फॉरेन से आए हैं इसलिए आपको ये कहते हैं. मुझे दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, क्या यू हैव बीन हियर फॉर मेनी इयर्स. ना ऐसा मेरे पास नहीं आया. ज्यादातर यही कहते हैं कि गैप कम हो गया, गैप कम हो. कम वाला मैंने तो सुना ही नहीं है अभी तक, जब से मैं बैठा हूँ तो गैप बढ़ गया बस. ये भी डिफरेंस. हाँ ये जरूर है कि लोग आएंगे जी डॉक्टर ने ये कहा, जब और कुछ नहीं डॉक्टर कह सकता तो बस इतनी बात कह के वो भी अपनी जान छुड़ाता है, मरीज को भी बेचारे को सेटिस्फाई करके बस ठीक है सर. आई विल नॉट टेक मच टाइम and I think we'll say thank you to you also. Yeah, thank you doctor. Thank you very much. Namaskar. Okay sir, I'm leaving. Okay sir. Okay, I'll get in touch with you. Okay.